हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकित चमोली। आइए शुरुआत करते हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स का। तो आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें हम जानेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे रशियाज के ऑयल स्पिल के बारे में। नेक्स्ट इंडिया भूटान एंड उसके बाद हम देखेंगे स्वदेश स्कीम को। एंड लास्ट में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। सो लेट्स बिगिन। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी रिसेंटली फर्स्ट एवर इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट वाज हेल्ड बिटवीन पीएम मोदी एंड द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट मतलब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। तो वर्चुअल समिट क्या हुआ? वर्चुअल समिट को आप सीधा सीधा समझिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन लोगों की बात हुई और उसमें उन लोगों ने एमओयूज साइन किए। एमओयूज दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? देखिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है एक एग्रीमेंट के फॉर्म में होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं जो नॉन बाइंडिंग हो जाएगा। बेसिकली वो एक अंडरस्टैंडिंग है, उससे एक चीज के ऊपर, निष्कर्ष के ऊपर आने की कोशिश करी जाती है। सो दिस इज एमओयू। अब इन लोगों ने करीब 8 एमओयूज साइन करे थे, उसमें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज MLSA विच इज म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट। तो म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट। अब MLSA जो होता है ये क्या चीज है? देखिए, इंडियन मिलिट्री या ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री, इस केस में हम एक ले लेते हैं, नेवी ले लेते हैं। तो मान लीजिए कोई इंडियन नेवल शिप है जिसको जाना है पैसिफिक ओशन में, तो वो ये रास्ता लेता है, ऐसे करके वो शिप जा रहा है। रास्ते में क्या होता है, उस शिप को या तो फ्यूल या कोई एसेंशियल सप्लाईज उसकी जरूरत पड़ती है। तो अब क्या होगा, वो जो शिप है क्या वो वापस इंडिया आएगा इतना सारा डिस्टेंस कवर करके? या उसके लिए तो फायदा यही है कि वो यहां पर से किसी तरीके से रिफ्यूलिंग करे। तो मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया को कोई मिलिट्री बेस यहां पर है, तो अब इस एमओयू के बाद जो MLSA हमने देखा, MLSA म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट, उससे क्या फायदा होगा कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है, मान लीजिए यही सिचुएशन अगर ऑस्ट्रेलियन नेवी शिप इंडिया के आसपास कहीं फेस करती, तो वो इंडिया के मिलिट्री बेस पे अपना रिफ्यूलिंग या एसेंशियल सप्लाईज ले सकता था। तो दिस इज व्हाट द MLSA इज ऑल अबाउट, कि इंटर शेयरिंग ऑफ द मिलिट्री बेसिस। दिस वाज द मेजर एग्रीमेंट इन दैट एरिया। तो ये जो रीजन है जो आप मैप देख रहे हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिना बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन। यहाँ पर जो मेजर प्लेयर्स हैं लाइक चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना अपना जो दबदबा है वो इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। साउथ चाइना सी जिसको हम बोलते हैं, काफ़ी सारे आइलैंड्स जो हैं जैसे कि वनाटू और जितने भी यहाँ छोटे छोटे कंट्री या आइलैंड्स जो यहाँ पर हैं, उसमें भी चाइना अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंट से जो ये लोग काम कर रहे हैं, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की काफी इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं, फर्स्ट इज सिडनी, देन देयर इज कैनबरा एंड थर्ड इज मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है दैट इज कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की जो मेजर पॉपुलेशन है वो इस रीजन में रहती है, दैट इज ईस्ट कोस्ट पर, क्योंकि ये जो पूरा रीजन है दिस इज वेरी मच कवर्ड विद डेजर्ट। जो ऑस्ट्रेलिया है उसका इंपॉर्टेंट जो फिजिकल फीचर एक यहां पर आ जाता है दैट इज द ग्रेट बैरियर रीफ विच बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तस्मानिया जो रीजन है, जो ये आइलैंड आपको दिख रहा है छोटा सा तस्मानिया, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। अब हम आगे देखेंगे तो अब हम बात करेंगे क्वाड ग्रुप की। क्वाड क्या है? द क्वाड इज अ क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ऑल्सो नोन एज द क्वाड, जिसको हम क्वाड ही कहते हैं, एज एन इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक डायलॉग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो जो अब मैं आपको बता रहा हूं,
इट इज नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड कि क्वाड क्या है, क्योंकि इनका जो एक मेन काम है विच इज कि चाइना को कैसे टैकल किया जाए। तो इनका मेन एक काम जो है क्वाड ग्रुप का वो है चाइना को टैकल करना। क्वाड क्योंकि एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक डायलॉग है, तो वो जैसे G7 होता है, G20 होता है, उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर समिट नहीं होता। मिनिस्टर्स जो भी इस कंट्री के हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, वो बीच बीच में कभी ना कहीं मिल जाते हैं साइड लाइन्स पे, इन जैसी समिट्स हो गई या किसी और समिट के साइड लाइन्स पे मतलब कि ये समिट्स तो चल रही थी, साथ साथ ये लोग भी मिल लेते हैं और अपना आपस में डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वाड इज बीन लुक्ड एज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस वेयर जहां पर चाइना को हम टैकल कर सकते हैं, चाइना को कंटेन करने की कोशिश करी जा रही थी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडियाज एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया स्टूड अप्रॉक्सीमेटली एट 4.6 बिलियन। तो अगर हम इसकी बात करें इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की, तो जो इंडिया है ऑस्ट्रेलिया को जब एक्सपोर्ट करता है तो वो वहां से कमाता है देखिए यहां से तो सामान गया, अब पैसा जो आएगा वो इंडिया में आएगा, दैट इज 4.6 बिलियन यूएसडी। तो इतना पैसा हमको क्या मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से मिल रहा है जब हम इंडिया का सामान ऑस्ट्रेलिया में भेजते हैं। हाउएवर जब हम ऑस्ट्रेलिया से जो है सामान इंपोर्ट करते हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया को कितना पे कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को हम इसका 11 बिलियन यूएसडीज पे कर रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट इन कंपैरिजन टू दिस 4.6 बिलियन। तो यहां पर एक फिजिकल डेफिसिट हमें दिख रहा है, ट्रेड डेफिसिट जिसको हम बोलेंगे वो हमें यहां पर दिख रहा है। सो ऑस्ट्रेलियाज इंडियाज मेन एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया आर पैसेंजर मोटर व्हीकल एंड मशीनरी, पर्ल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, medicaments that is medicines and refined petroleum, while India's major import जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है हम वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं कोल, नॉन मॉनेटरी गोल्ड, कॉपर, वूल, फर्टिलाइजर्स एंड एजुकेशनल रिलेटेड सर्विसेज। तो ये सब हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये समिट क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो आपको इस वाले पैराग्राफ में समझ आएगा। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इमिग्रेंट्स। अब इंडिया से जो इमिग्रेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाके रह रहे हैं, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इमिग्रेंट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स। देखिए इंडियन प्रोफेशनल्स जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, शेफ्स, जो भी प्रोफेशनल स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वो सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में। देखिए वो ऑस्ट्रेलिया में जाके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ ऑफ कोर्स इंडिया में वो रेमिटेंस भेज रहे हैं, दैट्स अनदर टॉपिक टू डिस्कस, बट ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में ऑस्ट्रेलिया का जो अभी डेवलपमेंट है उसमें इंडिया का काफी बड़ा रोल हो जाता है। इन सब डेटा से हमें वो पता चलता है। दिस शुड गिव sufficient impetus मतलब force to build up public understanding of each other and thereby improve public policy. Australia and India are committed to working together to enhance maritime cooperation. अब मैरीटाइम कोऑपरेशन मतलब जो भी नेवल एक्सरसाइज है उसमें कैसे वो कोऑपरेट कर सकते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज होती है जिसको आपको एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज ऑसिंडेक्स। क्या है, तो ऑसिंडेक्स इज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज दैट इज हेल्ड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया सिंस 2015। अब हम बात करते हैं मालाबार एक्सरसाइज की, काफी इंपॉर्टेंट है। Malabar exercise is a trilateral naval exercise involving United States, Japan and India. तो मालाबार एक्सरसाइज में क्या क्या है, कौन कौन पार्टनर्स हैं, एक है यूएस, देन इंडिया एंड थर्ड इज जापान। तो ये जो कंट्रीज हैं ये हैं मेंबर्स मालाबार एक्सरसाइज की, विच इज अ ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज। तो जो ये मालाबार एक्सरसाइज है इसको हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशंस में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा अभी हमने बात करी थी क्वाड ग्रुप के बारे में। तो क्वाड ग्रुप क्या है, बस इसी सारी कंट्रीज में इंडिया, यूएसए और जापान में आप ऐड कर लीजिए प्लस ऑस्ट्रेलिया, ये आपका बन गया क्वाड ग्रुप। अब जब आपके पास ये क्वाड ग्रुप आ गया तो मालाबार एक्सरसाइज में किस कंट्री की कमी है, केवल ऑस्ट्रेलिया की।
तो अभी क्या बात चल रही है, देखिए ऑस्ट्रेलिया ने काफी अटेम्प्ट किया है, और ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया ने इस एक्सरसाइज में कभी पार्ट नहीं लिया है, उसने लिया है, बट एज एन ऑब्जर्वर उसमें पार्ट लिया, एज नॉट एज अ परमानेंट कि जो उसमें हमेशा पार्ट लेती हो। तो एज अ कंट्री जब ऑस्ट्रेलिया इसमें ज्वाइन होने की अभी काफ़ी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि हमको अब चाइना का इन्फ्लुएंस को जैसे जैसे चाइना साउथ चाइना सी में या और जो अपना पैसिफिक ओशन में उसमें दबदबा बढ़ा रही है, उसको देखते हुए मालाबार एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया का एडिशन आपको जल्द ही दिख सकता है। ओरिजिनली जो ये थी, इट बिगैन इन 1992 एज अ बायलेटरल एक्सरसाइज। बायलेटरल मतलब केवल दो कंट्रीज के बीच में हो रही थी, विच इज इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। हाउएवर जापान इसमें एक परमानेंट पार्टनर बना इन 2015, और जैसे मैंने आपको बोला फ्यूचर में आपको इसमें ऑस्ट्रेलिया भी एज अ पार्टनर दिख सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पिल इन रशियाज आर्टिक नॉर्थ। रशिया में काफी बड़ी इमरजेंसी एक तो डिक्लेयर भी करी गई है, और एक इमरजेंसी सिचुएशन भी है, एक नेचुरल डिजास्टर एनवायरनमेंट पे काफी ज्यादा जिसका नुकसान होगा वो देखा गया है, क्योंकि यहां पर रिसेंटली 30,000 टन ऑफ डीजल जो है वो एक रिवर में चला गया है। वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए आप कैसे यहाँ पर ये पूरा आपको दिख रहा होगा, इट हैज ऑल स्पिल्ड इनटू दिस रिवर। कुछ और इमेजेस देखिए, पूरा जो है यहाँ पर डीजल आपको दिख रहा होगा, ये हो गया, आप इस बॉटल में देख सकते हैं, इससे कलेक्ट करा हुआ ये पानी है, तो इसमें कितना ज़्यादा डीजल है। इट हैज़ बिकम, मतलब इसको पीने योग्य तो है ही नहीं, ना कि इसमें लाइफ फॉर्म्स हो सकती है, और इस पे इतना सारा पैसा खर्च होगा इसको क्लीन करने में कि जिसको सालों लग जाएंगे। सो इट्स अ वेरी बिग नेचुरल नहीं मैन मेड डिजास्टर। कुछ और इमेजेस, तो अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। देखिए रशिया जो है उसकी कैपिटल हमें दिखती है मॉस्को, और यहां पर क्या हुआ है, एक लेक पाइसिनो आपको दिख रही है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन चीज है नॉरल्स के बारे में। नॉरल्स जो है वो एक शहर है विच इज बेसिकली एन इंडस्ट्रियल एरिया। अब ये जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती होंगी, जाहिर सी बात है। तो हुआ क्या है, रिसेंटली यहाँ पर जो था एक ऑयल स्पिल हो गया है जैसे कि हमने जाना, और वो जो ऑयल स्पिल था उसने इफेक्ट किया है अंबर नाया रिवर को। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है वेयर इज दिस अंबर नाया रिवर लोकेटेड, या आपसे लेक के बारे में पूछा जा सकता है लेक पाइसिनो कहाँ है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था। तो ये तो हमने जाना कि एक ऑयल स्पिल हुआ और इस पर रशिया काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा और उसको ये सब ठीक करना पड़ेगा, बट ये हुआ क्यों, देखिए इसको हम अभी देखते हैं। देखिए जो ये ऑयल स्पिल था, बेसिकली यहाँ पर ऑयल टैंकर्स में से ऑयल जो कंटेनर्स थे उसमें से ये ऑयल डीजल ऑयल स्पिल हो गया। तो जब ये डीजल ऑयल स्पिल हुआ उसके रीज़न जो एक बताया जा रहा है वो है परमाफ्रॉस्ट, जिसको अब हम कवर करते हैं परमाफ्रॉस्ट। देखिए परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, सॉइल जो होती है उसमें जो ये आइस शीट डेवलप हो जाती है ऐसे करके, इतना ठंडा है कि यहाँ पर जो है वो जो सॉइल है एंड इसके नीचे क्या है बायोमास जैसे प्लांट और एनिमल रूडामेंट्स होंगे, ये डिकम्पोज नहीं हो पा रहे। जब तक ये डिकम्पोज होते उससे पहले ही यहाँ पर आइस जम गई है, और ये जो सिचुएशन है ये कम से कम मिनिमम 2 इयर्स तक रहे। अगर ये सिचुएशन जो आइस वाली है और इसके नीचे पूरा ये एक लाइफ फॉर्म था जो कि दब गया, दैट इज बायोमास था, जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, प्लांट्स एंड एनिमल रूडामेंट्स हो गए, ये सब जो थे 2 साल से मिनिमम इसमें 2 साल आपको ध्यान रखना है फॉर क्वालिफाइंग एज परमाफ्रॉस्ट। तो इस चीज को जो ये पूरी लेयर बन जाती है दैट इज कॉल्ड एज परमाफ्रॉस्ट। तो ये जो पूरा चीज है दैट इज परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था। लेट्स सी, with reference to permafrost consider the following statements. Permafrost forms and exists in a climate where the mean annual air temperature is 0 degree Celsius or colder. Permafrost is widespread in Arctic region but absent in Antarctica. Third है, it is estimated methane release from cooling permafrost may outpace carbon dioxide as a major contributor to global warming over the next century. तो ये थर्ड पॉइंट एक बार समझ लेते हैं हम दोबारा से। देखिए
जो तो हमारा थर्ड पॉइंट है वो बात कर रहा है मीथेन रिलीज के बारे में। तो देखिए जैसे जैसे ये जो बर्फ है ये पिघलना शुरू होगी तो जो ये यहाँ पर प्लांट या एनिमल रूडिमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे वो जो ये बायोमास था वो यहाँ से धीरे धीरे सर्फेसिस पे आएगा या गैस रिलीज करेगा, क्योंकि वो आइस की वजह से ये सब ब्लॉक था। धीरे धीरे जब वो ओपन होगा तो बायोगैस दैट इज मीथेन एक रिलीज होगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये बोल रहा है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट मीथेन रिलीज फ्रॉम कूलिंग परमाफ्रॉस्ट में आउटपेस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इतना ज्यादा उसमें से मीथेन रिलीज होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर को ही पीछे छोड़ देगा ग्लोबल वार्मिंग में ओवर द नेक्स्ट सेंचुरी। So which of the above statement is are correct? तो इसका आंसर जो है वो है A only, one only. A is the correct answer. तो ये रॉन्ग हो जाता है क्योंकि परमाफ्रॉस्ट इज वाइड स्प्रेड इन आर्टिक रीजन बट एब्सेंट इन अंटार्कटिक। बहुत एब्सर्ड सी बात है क्योंकि इसका जो मेन फॉर्मेशन है उसमें बस कोल्ड टेम्परेचर की जरूरत है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंटार्कटिक है या आर्टिक के बारे में बात हो रही है। इट इज एस्टिमेटेड, ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया था कि ये तो बहुत ही ज्यादा एब्सर्ड है कि मीथेन इतना ज्यादा रिलीज हो जाएगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही पीछे छोड़ दे एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर इन ग्लोबल वार्मिंग ओवर द नेक्स्ट सेंचुरी। आंसर इज ए। अब हम बात करते हैं इंडिया एंड भूटान के बारे में। इंडिया एंड भूटान काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है क्योंकि इट्स जस्ट एन इमीडिएट नेबर, और इंडिया जो है वो भूटान को काफी ज्यादा जो है सपोर्ट करता है उनके इनिशिएटिव्स में, एंड अभी के लिए तो बहुत ही अच्छे रिलेशन है हमारे इस कंट्री के साथ में। तो अभी क्या हुआ है रिसेंटली, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे गेव इट्स अप्रूवल फॉर साइनिंग द एमओयू। जैसे कि हमने अभी बात की थी एमओयू क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान ऑन कोऑपरेशन इन एरियाज ऑफ एनवायरनमेंट। तो कैसे हम भूटान के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं किसी इन्वायरमेंट इशू पे या इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ऐसा क्यों हम भूटान के साथ ही एक एमओयू साइन कर रहे हैं इन्वायरमेंट पे वर्क करने के लिए, क्योंकि जो भूटान है उसने काफ़ी एक अच्छा हिस्ट्री शो की है अपना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड। रिसेंटली जो है इंडिया एंड भूटान न्यूज़ में थे बिकॉज ऑफ भूटान्स इन्वायरमेंटल टैक्स, जो एक तरीके से ये लोग लेवी कर रहे थे जो भी फॉरेनर्स आते हैं। देखिए भूटान एक ऐसी कंट्री है जिसमें आप अगर जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर इंडिया अभी तक के लिए ऐसा हो रहा था कि भूटान में अगर कोई विदेशी जाता है सो ही हैड टू पे, हर दिन के हिसाब से उसे कुछ पैसे देने पड़ते थे। इंडिया के लिए वो अभी तक फ्री था, हाउएवर भूटान ने इंडिया से भी पैसा चार्ज करना शुरू कर दिया है जितने भी उनके यहाँ टूरिस्ट आएंगे। हाउएवर ये पैसा भी और फॉरेनर्स से तो कम है बट स्टिल उन्होंने पैसे चार्ज करना शुरू कर दिया है, तो आपको वहां रहने के पर डे के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई इंडिया एंड भूटान वर इन न्यूज रिसेंटली। अच्छा, तो अब हमने जो एमओयू की बात करी उसमें क्या क्या है, इन्वायरमेंटल एमओयू जो था उसमें एक तो एयर के बारे में डिस्कस किया गया, नेक्स्ट वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, केमिकल मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड एनी अदर एरियाज जॉइंटली डिसाइडेड अपॉन। एक प्रोविजन उन्होंने ये डाल दिया कि फ्यूचर में जो भी वो एक सहमति से करके उसमें एक और प्रोविजन कोई भी अपना जोड़ सकते हैं, एनी अदर एरियाज जो उनको लगता है, मान लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी पे कोई काम करना है सो वो इस एमओयू के अंदर वो उसे जोड़ सकते हैं। जो ये एमओयू है इट विल रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स जब इसे साइन किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई इंडिया एंड भूटान के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्वदेश स्कीम। जो स्वदेश स्कीम है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी जो है वंदे भारत अभियान जो था उसके तहत जितने भी इंडियन जो स्ट्रैंडेड थे अब्रॉड, विदेशों में जो फंसे हुए थे, उनको वापस लाया गया। अब एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आया लोगों के दिमाग में कि अब वो वापस तो अपनी कंट्री आ गए हैं, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन से लोग हटके अपना सेल्फ रेजिलियंट या सेल्फ रिलायंस के ऊपर कंट्रीज बढ़ रही हैं। तो हम अब रिसेंटली अब फ्यूचर में हम देखेंगे कि धीरे धीरे कंट्रीज अपने आप ही सक्षम बनने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही हैं। तो स्वदेश स्कीम में क्या हुआ, जो भारत वापस लोग आए उनको क्या चाहिए था, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। स्वदेश स्कीम से जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो भी भारत में वापस इंडियंस जो वापस आ रहे हैं और कंट्रीज से,
उनको अब धीरे धीरे अब जो अपने सिटीज़ में जाएंगे, अपने विलेजेस में जाएंगे, जहाँ भी वो रहते हैं वो लोग जाएंगे, उनको काम की ज़रूरत होगी, क्योंकि जल्दी से वो लोग वापस तो नहीं जाएंगे और धीरे धीरे मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कंट्रीज़ भी अपने बॉर्डर्स क्लोज करती जाएगी बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस ऑफ कोरोना. सो स्वदेश स्कीम जो है इट वर्क्स एज स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट. अब जैसे ही आप लैंड करेंगे एयरपोर्ट पे इस स्कीम के तहत, तो आपका एक डेटाबेस बनाया जाएगा, एक रजिस्टर में आपका नाम रजिस्टर होगा. इट्स एन ऑनलाइन थिंग एवरीथिंग. सो स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट. फिर आपको धीरे कुछ समय बाद आपको कांटेक्ट किया जाएगा फॉर एम्प्लॉयमेंट, जो भी आप काम कर सके. एंड दैट इज बेसिकली कि कैसे हम उन लोगों से एक जो उनका स्किल जो उन्होंने बाहर रह के सीखा है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. तो अगर हम स्कीम की बात करें, स्वदेश इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट. जब भी हम स्किल्स की बात करते हैं मिनिस्ट्री आपको हमेशा ही दिखेगी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. एंड क्योंकि अभी हमने बात किया वंदे भारत अभियान के तहत वहां से वो लोग आ रहे हैं वापस, तो इस स्कीम में इस मिनिस्ट्री का भी कंट्रीब्यूशन आपको दिखेगा. एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑब्वियस सी बात है विदेशों से भारतीय आ रहे हैं, सो दिस इज व्हाई दिस मिनिस्ट्री इज आल्सो इन इट. तो इम्प्लीमेंटेशन जो आम जो इसका है इंपॉर्टेंट जो एजेंसी होगी इम्प्लीमेंट करने के लिए वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट. It aims to create a database for qualified citizens based on their skill set and experience. अभी जैसे हमने बात करी उनके अलग अलग स्किल्स होंगे, एक्सपीरियंसेस होंगे, तो उनको कैसे हम अपनी कंट्री में यूटिलाइज कर सकते हैं और डिमांड फॉर इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज कैसे हम उस स्किल सेट को यूज कर सकते हैं. द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड विद कंपनीज फॉर सुटेबल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री. द रिटर्निंग सिटीजन्स आर रिक्वायर्ड. अब जैसे हमने बात करी, जैसे ही वो वंदे भारत अभियान के तहत वापस इंडिया पहुंचते हैं, सो दे ऑन द रिटर्निंग सिटीजन्स आर रिक्वायर्ड टू फिल एन ऑनलाइन स्वदेश स्किल्स कार्ड. दिस कार्ड विल फैसिलिटेट अ स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड the returning citizens with suitable employment opportunities through discussions with key stakeholders. अब हम लास्ट में अपना कवर करेंगे न्यूज शॉर्ट्स. The Moody's Investor Service downgraded the Government of India's foreign currency and local currency long-term issuer ratings to Baa3 from Baa2. एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स में हमें ग्रेड्स मिलते हैं A, B, C, D. तो 2017 में क्या हुआ था, मूडीज एक इन्वेस्टर सर्विस एक एजेंसी है. मूडीज एक एजेंसी है. मान लीजिए आप स्विगी से खाना मंगाते हैं, सो आप उसको रेट करते हैं, अच्छा मेरे को एक खाना पसंद आया तो 5 स्टार, नहीं पसंद आया तो आप उसको डिग्रेड करते रहते हैं. सो ऐसे ही मूडीज जो है वो कंट्रीज को ग्रेड करता है. तो 2017 में क्या हुआ था, 2017 में मूडीज ने इंडिया की जो रैंकिंग थी वो Baa3 मान लीजिए डी ग्रेड से हमको दे दिया सी ग्रेड. ठीक है. हाउएवर अभी क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, 2020 में उन्होंने वापस से हमें दे दिया है डी ग्रेड. तो हुआ क्या है, Baa2 से हमको दे दिया गया है वापस Baa3 जो हमें मिला था 2017 में. इसका रेमिफिकेशन क्या होगा, देखिए इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मूडीज इन्वेस्टर जो ये रेटिंग होगी, अगर आप देखोगे आप खाना जो ऑर्डर किया आपने, आप हमेशा देखोगे अच्छा इसका रेटिंग ज़्यादा अच्छा है तो आप उस पे ऑर्डर उस रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना पसंद करेंगे. वैसे ही मूडीज किसी कंट्री को रेटिंग देगा तो जो इन्वेस्टर्स होंगे FDI, FII, वो सब जो भी इन्वेस्टर्स होंगे वो भी इन रेटिंग एजेंसीज को देखते हैं, और जब वो इन रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग्स देखेंगे तो वो इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे. सो ये इंपॉर्टेंट इसलिए था. नेक्स्ट हम देखेंगे यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू रीनेम कोलकाता पोर्ट एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट. काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी सारे नेम चेंजेस हुए हैं. एंड अब हम देखेंगे यूनियन रोड मिनिस्टर लॉन्च द UNDP नेशनल अवेयरनेस कैंपेन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज. एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, भारत में हर साल 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें करीब 1.5 लाख लोग हर वर्ष मारे जाते हैं. तो जब इतने सारे लोग मरते हैं
एक रोड एक्सीडेंट में, तो कंट्री को भी ह्यूमन रिसोर्स का काफ़ी बड़ा लॉस होता है। सो इंडियन यूनियन रोड मिनिस्टर launched the UNDP, United Nations Development Program, National Awareness Campaign on Prevention of Human and Animal Mortality on Highways। कैसे हम इस मोर्टेलिटी को, इस मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। पावर मिनिस्टर लॉन्च्ड आई कमिट इनिशिएटिव। कैसे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, वो इससे रिलेटेड है। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है व्हाट इज आई कमिट इनिशिएटिव, कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, इसका काम क्या है। सो इसका काम बेसिकली यही है कि हम कैसे अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एनर्जी, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं या एनर्जी है स्पेशली, क्योंकि हम पावर मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो आई कमिट इनिशिएटिव इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखेंगे EESL। EESL इज एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इस कंपनी का जिक्र आपने, अगर अभी रिसेंटली क्या हुआ था, कुछ समय पहले, 1-1.5 साल पहले, या अभी भी शायद मिल रहे हो तो आई डोंट नो, आपको बल्ब मिल रहे थे, LED बल्ब फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो आपने देखा होगा उसका जो कवर रहा था उस पर भी इस कंपनी का नाम था, दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो इट्स अ इंपॉर्टेंट मेजर इंडियन कंपनी। उसने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, एक प्रोग्राम इन्होंने इनिशिएट किया है जिसका नाम है मैत्री। इसका फुल फॉर्म है द मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। एक चीज कॉन्सेप्ट है ग्रीन बिल्डिंग का। कैसे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, हम उसको कैसे एनर्जी फ्रेंडली बना सकते हैं। तो उसी के लिए EESL एंड यूएस एजेंसी ने एक मैत्री प्रोग्राम लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ मैत्री, या मैत्री प्रोग्राम कौन सी एजेंसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट एंड लास्ट हम देखेंगे द इंडियन एयरफोर्स हैज डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड। तो ये डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर इंडियन एयरफोर्स IAF द्वारा ही करा गया है। एंड उन्होंने क्या बनाया है, एयरबॉर्न रेस्क्यू पोर्ट फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या चीज़ है, देखिए जैसे जैसे हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो उसमें जो है कैसे एयरफोर्स एक जगह से दूसरी जगह कोरोना पेशेंट्स को ले जा सकती है, क्योंकि उसमें ख्याल रखना है फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी। तो उसी के रिलेटेड इंडियन एयरफोर्स ने डिज़ाइन किया है एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सब हमने इस वीडियो में जाना, पूरा वीकली करंट अफेयर्स में अपना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।